हॅलो मित्रांनो, सर्वात आधी मी तुम्हा सगळ्यांना एक छोटीशी विनंती करू इच्छिते, की व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कृपया माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. हे व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी खूप मेहनत घेते आणि याच माध्यमातून मी माझा खर्च चालवते. जे कोणी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करतील, त्यांच्यासाठी मी मनापासून प्रार्थना करते, की त्यांचे आयुष्य खूप सुंदर, समृद्ध, आनंदी आणि सुखी होवो. प्लीज, प्लीज माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. ये मत लगाओ। ब्यूटिशियन ने जब उसके चेहरे की तरफ लाल लिपस्टिक बढ़ाई तो मीरू ने हाथ उठाकर उसे मना कर दिया। आंख में आए आंसू को छुपाने के लिए वो बेमन ही मुंह फेर गई। ब्यूटिशियन ने हैरानी से उस नाजुक और खूबसूरत सी दुल्हन को देखा। पहले तो वो उसकी शादी के जोड़े को देखकर ही चौंकी थी। जोड़ा कामदार जरूर था, लेकिन सफेद रंग का था। भला अपनी शादी के दिन कोई सफेद रंग का जोड़ा पहनता है? आजकल की लड़कियां और उनके फैशन बिना ब्यूटिशियन ने सिर झटकते हुए अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। जितना महक मीरो ने उसे करने दिया था उतना ही वो कर चुकी थी। आंखों में काजल, गालों पर हल्की सी लाली और लिपस्टिक के नाम पर कुछ भी नहीं। क्या आप अपनी शादी से खुश नहीं हैं? ब्यूटिशियन ने सामान समेटकर बाहर निकलने से पहले उसके चेहरे के भाव देखी और पूछ बैठी। मीरू का दिल जैसे किसी ने भारी पत्थर से कुचल दिया। नहीं, तुम्हें ऐसा किसने कहा? मैं तो बहुत खुश नहीं, अपने अंक से नजरें चुराते हुए मीरू ने धीरे से कहा। ब्यूटिशियन उसका दुपट्टा सेट कर चुकी थी। मौलवी साहब के आने का वक्त हो चला था, इसीलिए वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। अचानक एक तेज हवा से मीरू के कमरे की खिड़की का एक पल्ला खुल गया। ठंडी हवा कमरे में भर गई तो मीरू पलटी। खिड़की के बाहर चौदवी का चांद चमक रहा था। कुछ पल वो उससे देखती रही। बेशक उसने मेकअप नहीं कराया था, जोड़े का रंग भी सफेद था, उसका सौंदर्य बेजोड़ था, लेकिन दुल्हन के रूप में उसका सौंदर्य बेजोड़ था। चेहरे पर पसरी उदासी ने उसे एक दिव्य रूप दे दिया था। नाजुक हिल्स में चलती वो खिड़की तक आई और पल्ला बंद करने लगी, और तभी उसकी नजर दूर खेतों में पड़ी। खिड़की हवेली के पिछवाड़े की तरफ खुलती थी, जहां दूर दूर तक उसके बाबा जान की फसलें लहराती थी। उन्हीं खेतों के बीच कोई खड़ा था, थका हुआ, उदास। इतनी दूर से भी मीरू उसे पहचान गई थी। उसके चेहरे पर हार का साया था और शायद उसकी आंखों में आंसू भी होंगे। जिस तरह वो टकटकी लगाए मीरू की खिड़की की ओर देख रहा था, मीरू का दिल धड़कना भूल गया। उसका हाथ तो खिड़की के पल्ले पर था, जोर से कांपने लगा। लेकिन उसने जोर से खिड़की बंद कर दी। नजारा हट गया। खेतों में खड़ा अजलान शाह उसकी आंखों से ओझल हो गया। खिड़की बंद करते ही वो पलटी और फूट फूट कर रोने लगी। मेज पर रखा उसका मोबाइल बजने लगा तो उसका दिल जोरों से धड़क उठा था। उसे पता था कि इस वक्त किसका फोन होगा। आंसू पोंछते हुए वो वहां तक आई। फोन की स्क्रीन पर अजलान शाह स्पीकिंग चमक रहा था। आंसू टूटकर गालों पर बहने लगे। फोन बजते बजते बंद हो गया और अब दोबारा से बजने लगा था, लेकिन मेरू ने कॉल नहीं उठाया। और कुछ मिनट के बाद मोबाइल पर एक मैसेज बीप टोन बजी थी। मेरा यकीन करो मीरू, अगर तुमने आज ही निकाह किया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इनकार कर दो, मेरे साथ भाग चलो। बड़ों की यही दुश्मनी हमारी खुशियों को निगल जाएगी। हम कहीं दूर चले जाएंगे, जहां कोई हमें ढूंढ ना सके। प्लीज मीरू, फोन उठाओ। अजलान शाह का मैसेज मोबाइल स्क्रीन पर चमक रहा था। मीरू के हाथ में पकड़ा मोबाइल कांपने लगा। मोहब्बत बस एक फैसले की दूरी पर थी, लेकिन बीच में था उसके बाप का अहम, उसकी जिद और माँ बाप की इज्जत, जिसे वो चाहकर भी पार नहीं कर सकती थी। दरवाजा खुला और अम्मा जान कमरे में दाखिल हुई। बैठ जाओ मीरो, मौलवी साहब आ गए हैं। उन्होंने आगे बढ़कर उसका मोबाइल हाथ से लिया और दराज में रख दिया। कितनी बार कहा था कि शादी के दिन कोई लड़की सफेद जोड़ा नहीं पहनती, लेकिन तुम्हारी यह जिद भी ना। अब यह लाल दुपट्टा तो ले लो, वरना तुम्हारे बाबा जान 100 सवाल करेंगे। अम्मा जान ने उसे डांटे हुए सवाल करेंगे।
अम्मा जान ने उसे डांटते हुए पलंग पर बिठाया और उसके सिर पर लाल दुपट्टा डाल दिया। मौलवी साहब अंदर आए और निकाहनामा मीरो के सामने रखते, जिससे मीरो की रूह कांप उठी। मौलवी साहब ने अपना सवाल दोहराया। मीरो ने जवाब देने के लिए होंठ खोले ही थे कि उसी वक्त धमाके से दरवाजा खुला और 2 गनमैन अंदर घुस आए। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, जो जहां है वहीं बैठा रहे। गनमैन ने अंदर आते ही बंदूकें रज्जा खान पर तान दी, जो सन खड़े रह गए थे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत जानते नहीं हो। इस वक्त किसकी हवेली में हो? तुम किसके आदमी हो और क्या चाहते हो? मेरी बेटी से दूर रहो। एक ने रज्जाक खान को निशाना हो गए थे। एक ने रज्जाक खान को निशाना बनाया और दूसरे ने अम्मा जान की कनपट्टी पर बंदूक रख दी। उनकी दुल्हन बनी बेटी पर गैर मर्दों की नजर ना पड़े, यही सोचने की वजह से रज्जाक खान अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को अंदर कमरे में नहीं लाए थे, और यही उनकी गलती थी। और तभी कमरे के खुले दरवाजे से कोई अंदर आया। उसके खास परफ्यूम की खुशबू कमरे चारों ओर फैली तो मीरू का दिल धड़क उठा था। इस खुशबू को तो वह पल में ही पहचान चुकी थी। जल्दी से उसने घूंघट हटा मौजूदगी के साथ वह अंदर आ रहा था। अपनी तमाम रे कुर्ते की बाजुएं हमेशा की तरह मुड़ी हुई थी, हाथ में लापरवाही से पकड़ी बंदूक और आंखों में खून उतर आया था। वो इस वक्त किसी की भी जान ले सकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में घुसने की? कल की छोकरो, तुम्हें पता भी है तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो। मेरी बेटी की शादी खराब करने की कोशिश मत करो। रज्जाक खान जोर से गरजे थे। वो बस एक सरसरी निगाह उन पर डालकर बोला, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैं मीरू का निकाह खराब करने नहीं आया हूँ, बल्कि मीरू का निकाह जरूर होगा। मैं भी निकाह में शरीक होने ही आया हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि यह निकाह अब मुझसे होगा, उस नामर्द बारिस खान से नहीं। चल मौलवी निकाह पड़ा, और खबरदार ज्यादा देर लगाई तो इस बंदूक की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में उतार दूंगा, अजलान शाह ने मीरों के बराबर बैठते हुए कहा। और मीरो तो जैसे सन रह गई। उसने अविश्वास से मुड़कर अजलान शाह को देखा। क्या यह सब इतना आसान था? थे दुश्मनों से घिरे हालात में वो कितनी आसानी से अपनी मोहब्बत को पा लेने की बात कर रहा था। क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं थी? मीरू ने एक बेकिनी भरर उस पर डाली थी, निकल जा मेरी हवेली से। खबरदार जो मेरी बेटी की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो रज्जाक खान ने फिर से गुस्से में दहाड़ लगाई। लेकिन इस बार अजलान शाह के इशारे पर गनमैन ने उनकी कनपट्टी पर एक दबाव बढ़ाया था। मजबूरन उन्हें चुप रहना पड़ा। मैंने आपसे कहा कि निकाह पढ़ाइए, वरना मैं आपकी जगह किसी दूसरे मौलवी का इंतजाम कर लूंगा। अजलान ने पत्थर जैसे लहजे में मौलवी की तरफ देखा तो वह जैसे मशीन की तरह निकाह के बोल दोहराने लगे। मेहर माह विनते रज्जा खान, क्या आपको यह निकाह अजलान शाह के साथ बहुहक मेहर करोड़ सिक्काए राजुल वक्त कबूल है? मौलवी साहब ने निकाहनामे में लिखे अल्फाज में बस नाम बदला था। मीरू का हाल तो ऐसा था जैसे किसी ने उसकी रगों से सारा लहू खींच लिया। जो हो रहा था, क्या यह मुमकिन था? उसे यकीन नहीं हो रहा था, और तभी उसे एहसास हुआ कि अजलान शाह ने उसके दाहिने हाथ पर अपना हाथ रहा है। उसकी मुलायम पकड़ महसूस करते ही वो चौंक कर उसकी ओर मुड़ी। कबूल है, कहो मीरू, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसके अल्फाज में एक अजीब सी धमकी छुपी हुई थी। मीरू ने जख्मी बाबा को हवेली, मेरे बाबू की हवेली से चले जाओ। तुम नहीं जानते वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मेरे लिए मेरे माँ बाप की इज्जत ज्यादा जरूरी है, उसने सख्त लहजे में कहा। अजरा ने जैसे उसकी कोई बात भी नहीं सुनी। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए फिर से वही सवाल दोहराया। मौलवी साहब पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें यह नेखा कबूल है? जवाब दो तो, वरना मैं अभी अभी के अभी तुम्हारे बाप के दिमाग में यह सारी गोलियां उतार दूंगा। और याद रखना, जवाब में होना चाहिए।
मीरू की आंखें हैरानी से फैल गई थी। ये कैसी जबरदस्ती थी? जो शख्स उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, यह वही था जिससे उसे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो उसके साथ जबरदस्ती करेगा। क्या यह वही अजलान शाह था? उसे यकीन ना आया। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से कबूल है निकल गया। अजलान शाह के लबों पर एक मुस्कान फैल गई। मौलवी ने निकाहनामा मीरू के सामने रखा। दस्तखत कीजिए। कांपते हाथों से उसने दस्तखत कर दिए। फिर अजलान ने दस्तखत किए तो बंदूक लिए खड़े गनमैन ने ऊंची आवाज में उसे मुबारकबाद दी। और तभी कुछ मिनट के लिए उसके गार्ड्स बेपरवाह हुए और रज्जाक खान को मौका मिल गया। किसी की परवाह किए बगैर रज्जाक खान अजलान शाह पर झपट पड़े। मैं तुझे जान से मार दूंगा। तेरी जरूरत कैसे हुई मेरी बेटी से जबरदस्ती निकाह करने की? उन्होंने उसे दोनों हाथों से पकड़कर जमीन पर गिराने की कोशिश की, लेकिन अजलान शाह पहाड़ की तरह मजबूती से अपनी जगह जमा रहा। सिर्फ मीरू थी जो घबरा कर अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई थी। बाबा जान छोड़िए उसे, वरना यह लोग आपको गोली मार देंगे। चले जाओ यहां से। अजलान, अपनी शक्ल लेकर भी मेरे सामने मत आना, वो जोर से चिल्लाई थी। आंसू उसकी आंखों से जोरों से बह रहे थे। माँ बाप की बेबसी और अजलान शाह का रवैया उसे घायल किए दे रहा था। अजलान अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। जरूर जाऊंगा, यहां से जाने के लिए ही तो आया था, लेकिन तुम्हें साथ लिए बिना नहीं। चलो मेरे साथ। उसने मीरू का हाथ पकड़ना चाहा तो वह जोर से चिल्लाई, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। आज तुमने मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी, मेरी इज्जत को मेरे माँ बाप की नज़रों में तार तार कर दिया, और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है अजलान शाह। कान खोलकर सुन लो, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकती। मगर वो उसकी एक भी ना सुनता हुआ उसे खींचता हुआ दरवाजे तक ले आया। अब तुम मेरी मनकूहा हो, अब तुम मेरी मनकूहा हो, और जहां मैं जाऊंगा तुम वहीं जाओगी। इसलिए दोबारा मुझसे आवाज मत निकालना। जेब से रुमाल निकालकर उसने मीरू की नाक पर रखा था। मीरू ने अविश्वास से अजलान शाह को देखा। क्या वो उसके साथ यह सब भी कर सकता था? और तभी उसके कांकनों में एक चीख की आवाज गूंजी थी। यह चीख उसके पापा की थी। गनमैन ने पिस्तौल का बट रजाक खान के सिर पर जोर से मारा था। बेहोश होने से पहले मीरू ने एक नफरत भरी नजर अजलान शाह की ओर डाली थी। वो उससे हर उम्मीद कर सकती थी, लेकिन उनका दिमाग अंधेरे में डूब चुका था। गाड़ी काली रात की चुप्पियों को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा अजलान बार बार पीछे मुड़कर उसे देख रहा था। उसके लबों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी और आंखों में चिंता की एक गहरी गहराई। आखिरकार उसने अपनी मोहब्बत को पा लिया था, जमाने से लड़कर। पर उसे यह भी मालूम था ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। मीरू के खानदान वालों को तो वो धोखा देकर वहां से निकाल लाया था, मगर अब उसके सामने अपने लोग थे। वो क्या कहेंगे जब देखेंगे कि दुश्मन की बेटी को बहू बनाकर हवेली के अंदर ले आया था? शायद बाबा जान मुझे मेरी बहादुरी पर शाबाशी दें और मीरू को अपनी बहू के तौर पर स्वीकार कर लें। अजलान ने हवेली के सामने गाड़ी रोकते हुए सोचा। गाड़ी के पिछली सीट पर बैठी मीरू को अब थोड़ी थोड़ा होश आने लगा था। कहाँ ले आए हो मुझे? उसने चकराते सिर को थामते हुए सवाल किया। लेकिन वह जो गाड़ी से उतरकर आसमान का जायजा ले रहा था, उसकी नजर अब अचानक हवेली के खुले दरवाजे से बाहर आते मीरान शाह पर पड़ी थी। बाबा जान, जैसे ही अजलान शाह की नजर अपने बाप पर पड़ी, उसकी रगों में खून जमने लगा था। वो कितना भी मजबूत और बहादुर क्यों ना हो, मगर अपने बाप को सामने देखकर उसका दिल एक पल को ठहर सा गया था। क्या करेंगे वो जब उन्हें पता चलेगा कि अजलान दुश्मन की बेटी को अपनी बीवी बना लाया है? कौन है गाड़ी में? रात के इस पहर कहाँ से वापस आ रहे हो? मीरान शाह की आवाज गूंजी। शेर दिल बता रहा था कि तुम रज्जाक खान की हवेली गए थे, वो भी गनमैन लेकर। अफसोस है कि अब तुम मुझसे छुपाकर काम करने लगे। कहीं दुश्मनों के साथ तो नहीं हाथ मिला लिया तुमने?
तंज भरे लहजे में उन्होंने बात पूरी की और गाड़ी की पिछली सीट पर झांका, जहां मीरू अब उठकर बैठ चुकी थी। उसका जालीदार दुपट्टा सिर से ढलक चुका था। रेशमी बाल जोड़े से खुलकर कंधों पर बिखर गए थे। माथे की बियां तो शायद रास्ते में ही कहीं गिर गई थी। मीरू को देखते ही मीरान शाह एक पल के लिए सन रह गए। यह तो रज्जाक की बेटी है, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? उनकी आंखों में एक अजीब सा जोश और पुराना जहर एक साथ जाग उठा। अजला ने अपने बाप को कुछ बताने के लिए अपने अंदर हिम्मत जमा की। बाबा, मैंने मीरू, वो आगे कुछ कहता। इससे पहले ही मीरान शाह की आंखें चमक उठी थी। वो एक झटके से अजलान के करीब आए थे और उसे बाजुओं से पकड़कर अपने सीने से जोर से लगा लिया और फिर थोड़ी देर बाद उसे सामने करते हुए खुशी से बोले, वो कमाल कर दिया अजलान, मेरे बेटे, मेरी पुरानी दुश्मनी को आज तुमने मुकम्मल कर दिया। दुश्मन की बेटी को अगवा करके ले आए। ओ मेरे खुदा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा इतना काबिल निकलेगा। अब मजा आएगा जब मैं रज्जा खान की इस लाडली बेटी को सब नौकरों के सामने हवेली की राहदारी में न घसीटूं और उसकी इज्जत को दो कौड़ी का ना करके रख दूं, तो मेरा नाम भी मीरान शाह नहीं। निकालो इसे बाहर। उन्होंने हुक्म दिया, लेकिन उनके साथ खड़ा जलान शाह जैसे जम गया था। रुक जाइए बाबा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इसे अगवा करके नहीं लाया हूं, बल्कि मैंने इससे निकाह किया है मेरी इजाजत के बिना। कोई इसे छू भी नहीं सकता। वो एकदम गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया था। उसका लहजा लोहे जैसा सख्त था। मीरान शाह एक पल के लिए ठिठक गए। क्या बकवास कर रहे हो? किससे निकाह कर लिया तुमने? इस लड़की से, दुश्मन की बेटी से होश ठिकाने में है? तुम्हारे मीरान शाह की आवाज गूंज उठी, जो अब तक खामोश खड़ा था। उसने अब अपनी आंखें अपने बाप की आंखों में डाल दी। जी हाँ बाबा जान, इस गाड़ी में मौजूद लड़की अब रज्जाक खान की बेटी ही नहीं, मेरी बीवी भी है, मेहरमा अजलान शाह। और अब से आप इसके बारे में कोई भी गलत बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी बीवी पर कोई सख्त लहजे में बात करें, मुझे यह गवारा नहीं होगा। वो साफ और दो टूक लहजे में बोल रहा था। मीरान शाह ने अविश्वास से अपने बेटे को देखा। वो बेटा जो आज तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, जो उनकी बातों को पत्थर की लकीर समझता था, आज एक लड़की के लिए बदल रहा था। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अजलान, मैं दुश्मनी के मामले में बहुत पक्का हूं बेटा। तुझे छोड़ दूंगा मगर दुश्मनी नहीं। या तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दे, या खुद भी इसके साथ जाकर खड़ा हो जा। आसिफ, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो जाओगे। उनके लहजे में साफ साफ धमकी थी। अजलान शाह एक पल को चुप हो गया। वो बाप जो आज तक उसकी ताकत था, वही अब उसका सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया था। अजलान ने पलटकर मीरू की तरफ देखा, जो एकटक दोनों को देख रही थी, और बस उसी पल में सब तय हो गया। अजलान एक कदम आगे बढ़ा और अपने बाप की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मीरू मेरी बीवी है, हवेली में इसे बहू का दर्जा दीजिए। आज के बाद इसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आज से मैं भी आपका दुश्मन हूं। एक एक लफ्ज को चबा चबा कर कहते हुए अजलान शाह ने वो अल्फाज बोले जो हवेली के दीवारों में गूंज कर रह गए थे। सख्ती से भी हुए मीरान शाह के होंठ एक अजीब सी मुस्कान में ढल गई, और अगले ही पल उन्होंने उंगली का एक अजीब सा इशारा किया था। अजलान शाह ने अविश्वास से अपने बाप को देखा। क्या वो अपने ही बेटे के साथ ऐसा कर सकते हैं? लेकिन उसे उस इशारे का मतलब मालूम था। सर झुकाए हुए वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए फौरन गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। नीचे झुको, अजलान ने चिल्लाकर मीरू से कहा, से जो अब तक हक्की बक्की सबको देख रही थी। उसने एक झटके से सर पर हाथ रखकर खुद को नीचे झुका लिया। अगले ही पल तड़तड़ गोलियां चलने लगी थी। मीरान शाह के हुक्म पर वहां खड़े गनमैन किसी पागल की तरह अजलान शाह की गाड़ी पर गोलियां बरसा रहे थे।
ड्राइविंग सीट पर बैठे अजलान शाह अंधाधुंध गाड़ी को इशारा करके पीछे की ओर ले जाने लगा। शुक्र था गाड़ी ब्रेक प्रूफ थी। गोलियां तो असर नहीं कर रही थी, लेकिन जिस जख्म ने दिल को चीर दिया था उसकी कोई हिफाजत नहीं थी। अंधेरी और तूफानी रात में तेज रफ्तार से गाड़ी भगाते हुए वो हवेली से दूर होता जा रहा था। गोलियों की बौछार अब भी जारी थी। दाएं बाएं से सनसनाती गोलियां अब उसके करीब से गुजरती तो अजलान शाह की रग-रग में एक झंझनाहट सी दौड़ जाती। उसे अपनी नहीं बल्कि मीरू की फिक्र थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो जिंदा तो अजलान शाह भी नहीं रह पाता। पीछे सीट के नीचे दुबकी हुई मीरू ने कानों पर हाथ रख लिए थे। उसने भी दुश्मनी, बारूद और खून की कहानियों में ही आंखें खोली थी। बट मौत को इतने करीब देखना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। जब अजलान शाह की ठहरी हुई आवाज गूंजती है, बाहर आ जाओ, हम लोग काफी दूर आ चुके के हैं और अब हमारे पीछे कोई भी नहीं आ रहा। तो मीरू डरते डरते धीरे से सीट पर ऊपर आ बैठी। उसका डक सहमा रूप देखकर अजलान को उसकी हालत पर दया आने की बजाय हंसी आई थी। हैरत है, रजियाक खान की बेटी होकर भी तुम गोलियों से डरती हो। अजलान शाह ने मुस्कुराकर उसका डर कम करना चाहा। वो जो अभी तक जर्द पड़ी थी, अचानक उसके गालों पर हल्की गुलाबी रंगत उभर आई। गोलियों से खेलना मेरे बाबा जान का काम है, मेरा नहीं। उन्होंने तो मुझे 7 पर्दों में छुपा कर पाला है। फिर एक हल्की तीखी मुस्कान के साथ बोली, वैसे काश उस वक्त मेरे पास भी कोई गन होती, मैं भी ट्राई कर लेती। किसी पर गोली चलाकर कैसा लगता है? यह ख्वाहिश तुम अब भी पूरी कर सकती हो, यह ख्वाहिश तुम अब भी पूरी कर सकती हो, जिस पर गोली तुम्हारे सामने मौजूद है। यह लो, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। हाथ में पकड़ी पिस्तल उसने मीरू की तरफ बढ़ाई थी। इस ख्वाहिश को भी जल्द ही अंजाम दूंगी, फिलहाल अभी नहीं। उसने अजलान का हाथ झटक दिया था और खिड़की से बाहर देखने लगी। अजलान के होंठ धीरे से मुस्कुरा उठे। उसे पता था वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। उसकी तरफ देखते हुए अजलान शाह के होठ खुद ब खुद मुस्कुरा उठे थे। मीरू का गुस्सा जायज था। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। गाड़ी में गहरा सन्नाटा उठ छाई रही। अजलान शाह अब गाड़ी को एक संतुलित रफ्तार में चला रहा था। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में लंबी सड़कें साफ नजर आ रही थी। मीरू ने नजरें उठाकर अजलान के चेहरे को देखा। उसका चेहरा संजीदगी से भरा हुआ था। बार बार वो बैक व्यू मिरर से झांकता कि कहीं कोई गाड़ी उनका पीछा तो नहीं कर रही। ये वही चेहरा था जिससे मीरू को बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन ये मोहब्बत उसे इस तरह मिलेगी इसका कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। थककर वो खिड़की से टेक लगाकर आंखें मूंद लेती है। पता नहीं मम्मा और बाबा का क्या हाल होगा। पूरे गांव में खबर फैलते ही सबने कितना मजाक उड़ाया होगा। उनका सैकड़ों नौकरों की निगरानी के बावजूद घर में घुसकर अजलान शाह मुझे ले गया। वो भी दुश्मन जिससे हम हर वक्त चौकन्ना रहे थे। मीरू की नसों में थकावट उतरने लगी थी। बेहोशी का असर अब फिर से गहरा होता जा रहा था। कभी वो नींद में जाती तो कभी झटके से होश की दुनिया में लौट आती। अजलान शाह ने एक नजर मुड़कर उस पर डाली। शादी के दिन सफेद रंग कौन पहनता है भला? उसने धीमे से मुस्कुरा कर सोचा। फिर अगले ही पल उसके लब उस एकदम सिमट गए। गहरी होती रात की स्याही में उसकी मंजिल अब सामने नजर आने लगी थी। मगर मंजिल से पहले एक और रुकावट सामने थी। आसमान से बूंदें टपकनी शुरू हो गई थी। टप टप टप, और फिर वो बूंदें मूसलाधार बारिश में अचानक बदलती चली गई। अजलान शाह को पता ही नहीं चला बारिश कब हंगामा बन गई। कच्ची पक्की सड़क पर अब गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया था। अजलान ने गहरी सांस लेते हुए अपनी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत की थी। उनके इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे। पीछे बैठी मीरू भी लगातार झटों से जाग उठी थी। ये सब क्या हो रहा है? उसने घबराकर पूछा तो अजलान ने उसे तसल्ली दी। फिक्र मत करो, रास्ता कच्चा है और तेज बारिश हो रही है, इसीलिए फिसलन है। हम बस पहुंच गए।
उसने बाहर झांकते हुए कहा। गाड़ी की लाइट्स की रोशनी में दूर एक छोटा सा मकान नजर आ रहा था। आसपास सिर्फ ऊंचे पेड़ थे, जिनसे टकराकर गिरती बारिश की बूंदें उस माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। अजलान शाह ने उस छोटे मकान के सामने गाड़ी रोकी तो मीरू के दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया। यह कौन सी जगह है अजलान? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे यहाँ नहीं रहना। यह तो देखने में ही डरावना लग रहा है। वो एकदम घबरा कर बोलती चली गई। अजलान ने गाड़ी में इधर उधर देखकर छतरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी में छतरी कहीं भी नहीं थी। आखिरकार उसने हिम्मत करके गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही एक ठंडी सी लहर उसके वजूद में दौड़ गई। तेज हवा के साथ तेज बूंदें उसके चेहरे से टकराई तो उसे अब मीरू की फिक्र हुई थी, कहीं वो भीगकर बीमार ना पड़ जाए। मगर अंदर जाना भी जरूरी था। जल्दी बाहर आ जाओ, देर करोगी तो पूरी भीग जाओगी। उसने दरवाजा खोलकर हाथ आगे बढ़ाया। मीरू ने ना चाहते हुए भी उसका हाथ थाम लिया। जमीन पर कीचड़ था। पहला कदम रखते ही वो बुरी तरह लड़खड़ा गई। उसी पल अजलान ने अपने मजबूत बाजुओं में उसे थाम लिया था। एक गहरा असरदार लम्हा था जो दोनों के बीच आया और खामोशी से फिसल गया। मीरू ने जल्दी खुद को संभाल लिया था। अजलान शाह ने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। मेरे जितने भी रेस्ट हाउस और फार्म हाउस हैं, उन सब का पता बाबा जान को है और इस वक्त उनके गार्ड्स वहां जरूर होंगे, ताकि जैसे ही मैं वहां पहुंचूं वो मुझे पकड़कर बाबा जान के सामने पेश कर दें। शहर में भी मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि तुम्हारे बाबा जान के आदमियों की भी कोई कमी नहीं। इस वक्त सब शिकारी कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़े हैं और इसीलिए मजबूरन मुझे यहाँ पर आना पड़ा। उसने उसे छोटे से घर की तरफ इशारा किया और जैसे उसकी जान ही निकल गई। रेशती आंखों के इशारों को फॉलो किया और जैसे छोटा सा मकान था, अंदर कहीं कहीं हल्की सी रोशनी थी। बरसती बारिश में वह सच में किसी भूत बंगले जैसा लग रहा था। अजलान शाह ने आवाज लगाई तो अंदर से कुछ खटपट की आवाज आई। थोड़ी देर बाद एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बाहर निकला और अजलान को देखते ही श्रद्धा से झुक गया। छोटे सरकार, आप आने से पहले बता देते तो मैं घर की सफाई करवा देता, उसने कहा तो अजलान ने झट से जवाब दिया। सारी बातें ही करो, सिकंदर बाबा या अंदर भी आने दोगे? मैं और मेरी बीवी बारिश में भीग रहे हैं। उसके इशारे चौकीदार ने झट से उन्हें रास्ता दे दिया। मीरू का हाथ थामकर अजलान उसे लेकर अंदर दाखिल हुआ। सिकंदर बाबा ने जैसे ही उन्हें देखा, सारी लाइट्स ऑन कर दी। अंदर छोटा सा मगर सलीके से सजा हुआ घर था। बाहर की बारिश के शोर के बावजूद अंदर अजीब सी राहत थी। अजलान शाह ने मुड़कर मीरू की ओर देखा और जैसे एक पल के लिए ठहर गया। सिर से पांव तक वो भीग चुकी थी। सफेद जोड़ा उसके जिस्म से चिपक गया था, मानो बदन का ही हिस्सा हो। गीले बालों की लटें उसके चेहरे और गर्दन से चिपकी हुई थी और वो डरी निगाहों से उस घर का जायजा ले रही थी। सरकार, यह लीजिए आपके बेडरूम की चाबी। मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। चौकीदार ने चाबी अजलान को दी और झट से दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अब यह कहाँ चला गया? मीरू ने घबरा कर पूछा। शायद वो तन्हाई में अजलान शाह के साथ वक्त बिताने से डर रही थी। घर के अंदर किचन नहीं है, किचन बाहर है। वो हमारे लिए खाना लाने गया है। बहुत पुराना और वफादार नौकर है। फिक्र मत करो। उसने मीरू का हाथ थामा और उसे लेकर कमरे की ओर बढ़ा। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। जैसे ही कमरे में पहुंचे, अजलान शाह ने अलमारी खोली और फिर बड़बड़ाया, ओहो यार, ये तो गड़बड़ हो गई। यहाँ पर मेरे कपड़े तो मौजूद हैं, क्योंकि मैं यहाँ अक्सर आता जाता रहता हूँ, लेकिन तुम्हारे नाप का कोई ड्रेस नहीं है, बल्कि सिरे से ही कोई औरतों वाले कपड़े नहीं है। उसने मुंह बनाकर कहा तो मीरू ने उसे घूर कर देखा। मुझे भगाकर निकाह करने का तो तुम्हें ख्याल था, तो ठहरने का भी इंतजाम कर लेते ना। और सबसे बड़ी जरूरत कपड़ों की होती है, वो इंतजाम भी ना कर सके। अब क्या मैं अपने घर जाकर कपड़े जूते लेकर
आऊं या अपने अब्बा जान को कॉल करूं कि मेरे लिए जहाज भेज दें, क्योंकि मेरे शौहर जीत ने तो बस गन पॉइंट पर निकाह करना था, बाकी कुछ नहीं। वो जैसे फट पड़ी थी। पहली बार अजलान ने मीरू को इतनी हिम्मत से बोलते सुना। पहले तो वह चौंका, फिर उसके लहजे में वही पुरानी मीरू महसूस कर ही पड़ा। उसे अब समझ आया कि मीरू का गुस्सा कितना जायज था। यार तुम मेरे कपड़े पहन लो, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? सुबह जैसे ही बारिश रुकेगी, सबसे पहले तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा। जो दिल करे खरती हुए कहा, घर में आते ही बीबियों की तरह झगड़ा शुरू कर दिया है तुमने। तो अगर ऐसा ही है तो फिर सुन लो, बीबियों के और भी बहुत सारे हक होते हैं, सब निभाने पड़ेंगे। वो शरारत से बोला तो मीरू उसकी बात का मतलब समझकर शर्म से लाल पड़ गई और उसकी तरफ से मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अजलान शाह ने अलमारी से खुद के लिए एक कपड़े निकाले, एक टी शर्ट और ट्राउजर भी निकाला और बेड पर रखते हुए नरमी से बोला, पहले तुम जाकर कपड़े बदल लो, मौसम ठंडा है, कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। उसके लहजे में वश नरमी थी जो मीरू के दिल की सारी शिकायतें कुछ पल को भुला देने लगी। मगर अगले ही पल अजलान के गार्ड की वह हरकत याद आ गई जिसने उसके बाप को पिस्तौल की बस से मारा था, और वह फिर से सुलग उठी। एक ठंडी नजर डालकर वह चुपचाप कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। अजलान खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ और उसका इंतजार करने लगा। काफी देर बाद जब मीरू बाहर निकली तो उसने कपड़े बदल लिए थे। टी शर्ट लंबी और ढीली ढाली थी, लेकिन उस पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। काले रंग के ट्राउजर में उसका लंबा कद और भी निखर कर आ रहा था। अजलान की आंखों में उसकी तरफ देखकर एक नरम सी चमक उभरी थी। बारिश लिए उसने अपनी कमीज पहले ही उतार ली थी। बेख्तियार वो मीरू के पास चला आया। मीरू आईने के सामने खड़ी बाल संवार रही थी। जब उसने पास खड़े अजलान को देखा तो एकदम चौंक गई। उसकी आंखों में जज्बात साफ तो एकदम चौंक गई थे। आज शादी हुई थी, दोनों की भले हालात कैसे भी रहे थे, लेकिन अब वो अजलान शाह की पत्नी थी और आज उनकी शादी की पहली रात थी। तो अजलान की आंखों में जज्बातों का मचलना कोई अनोखी बात तो नहीं थी ना। उसके सामने उसकी महबूब बीवी खड़ी थी, वो कैसे खुद को बहकने से रोक सकता था? वो धीरे से मीरू के करीब हुआ और उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे खुद के करीब कर लिया। अजियान की गर्म सांसों की तपिश उसे महसूस होने लगी और वो खुद ब खुद सिमट गई। दूर हटो मुझसे, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। तुमने ठीक नहीं किया मेरे बाबा के साथ। यह सब करने का हक तुम्हें किसने दे दिया था? वो मुश्किल अपनी आवाज को काबू में रखती हुई बोली। जब मैंने साफ कहा था कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तो फिर यह जबरदस्ती करने का क्यों? मैं वारिस खान की दुल्हन बनने को तैयार थी, तो बार बार मेरे रास्ते में क्यों आते हो? उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बगावत। अजलान शाह पर जैसे ठंडी बर्फ गिर गई हो। वो तो समझा था शायद मीरू ने अब इस रिश्ते को कबूल कर लिया है, मगर अब वो कुछ और ही कह रही थी। वो 2 कदम पीछे हटा। मीरू, क्या तुम सच में बारिस खान से शादी करना चाहती थी? क्या वो सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा था? उसकी आवाज में हैरानी थी। मीरू ने सिर उठाकर उसे देखा। एक पल को तो उसका दिल किया कि जोर से चिल्लाकर कह दे, नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, वारिस खान से नहीं। वो शादी जबरदस्ती हो रही थी, मगर उसकी जुबान पर ताले लग गई थी। मगर उसकी जुबान पर ताले लग गए थे, क्योंकि ये वही अजलान शाह था जिसने कभी मीरू के जज्बातों को रौंदते हुए कहा था, मेरे लिए मेरे बाप की इज्जत और खुददारी ज्यादा अहम है। तुम जैसी लड़कियां तो मुझे यूं जहर की तरह उबलने लगी। वो 2 कदम और पीछे हटी। तुमने मुझे अगवा किया है, जबरदस्ती गन पॉइंट पर निगाह करके लाए हो मुझे। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें वो प्यार और सम्मान दे सकूंगी जिसकी तुम मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हो? ऐसा हरगिज नहीं होगा अजलान। मुझ पर शोह पर रोब जमाने की कोई जरूरत नहीं। आज मेरी शादी थी और तुमने मेरी शादी के दिन मुझे उठा लिया।
दुनिया के सामने मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया। मेरे बाप को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जिस तरह तुम मुझे जबरदस्ती उठाकर लाए हो ना, देखना जैसे ही मुझे मौका मिला मैं यहां से भाग जाऊंगी। पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी तुम्हारी। बल्कि मुझे क्या जरूरत है, मेरे बाबा खुद ही तुम्हारा इंतजाम कर लेंगे। वो एक एक लफ्ज चबा कर बोली और आराम से जाकर बिस्तर पर लेट गई। अजलान शाह के ऊपर जैसे किसी ने खोलता हुआ तेजाब उंडेल दिया। वो अविश्वास से उसकी ओर देखता रह गया। उसे तो लगा था मीरू अपनी मोहब्बत आकर खुश हो जाएगी, अजलान के गले में अपनी मोहब्बत पाकर खुश हो जाएगी और अपने नरम होठों से छूते हुए उसका शुक्रिया करेगी कि तुमने मुझे उस बारिश खान से बचा लिया। लेकिन वो तो कुछ और ही कह रही थी। कमरे के धुंधले उजाले में उसे अब अपना पूरा अतीत सामने नजर आने लगा था। उसने पहली बार उसे अपने दोस्त कामरान की शादी में ही देखा था, जिस तरह अजरान शाह इलाके के बड़े सरदार का बेटा था। ठीक उसी तरह कुछ दूरी पर मौजूद एक बड़ी जागीर के मालिक रज्जा खान की वह इकलौती बेटी थी। कामरान का बाप इलाके का जाना माना सरकारी अफसर था और इसीलिए उसके इकलौते बेटे की शादी में सारे ही बाअसर लोगों का आना जरूरी था। मीरान शाह के कामरान के बाप से कुछ खास ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन वह तो अपनी बचपन की दोस्त की शादी में आए बिना रह ही नहीं सकता था। इसीलिए बाप की चेतावनी के बावजूद वहां चला आया था। ध्यान से जाना, मैंने सुना है रज्जाक खान की पूरी फैमिली भी वहां पर आई हुई है। हमारी और उनकी सालों पुरानी दुश्मनी है। तुम्हारी पढ़ाई की वजह से अब तक मैंने तुम्हें इस झगड़े में शामिल हो चुकी है, लेकिन अब जबकि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और तुम मेरे साथ जमीनों के मामले भी देख रहे हो, तो फिर तुम्हें चाहिए कि अपने दुश्मनों को पहचानना सीखो, अपनी हिफाजत खुद करना सीखो। उसके पापा ने समझाकर भेजा था। हालांकि उसके गार्ड्स उसके साथ थे जो हर कदम पर उसकी हिफाजत कर रहे थे। वो शायद कामरान की होने वाली बीवी की सहेली थी। स्टेज पर दुल्हन को उसके बगल में बिठाया गया था। अपने दोस्त को खुश देखकर अजलान भी बहुत खुश था। तभी एक लड़की भारी लहंगा संभालती हुई स्टेज पर चढ़ती नजर आई, जिसके हाथ में दूध का गिलास था। यह लीजिए, यह दूध पी लीजिए और मुझे दूध पिलाई के पैसे दे दीजिए, उसने घबराकर कहा था। तो उसके पास मौजूद सब लोग हंस पड़े। दूध पिलाई की रस्म मांगने का यह कौन सा तरीका था? पीछे खड़ी लड़कियों ने उसे टोका। अरे ऐसे बोलोगी तो वो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे। थोड़ा रोब से बोलो। आखिर को दुल्हन की सबसे करीबी दोस्त जो ठहरी, उसने खुद को संभालते हुए फिर कहा, हाँ तो मैं क्या किसी से डरती हूँ? यह दूध पिलाने की रस्म है। इसके लिए आपको मुझे पूरे 5 लाख देने होंगे, वरना मेरे साथ आई सारी लड़कियां मुझसे लड़ेंगी और मुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा। प्लीज पैसे दे दें। इस बार उसने इतनी मासूमियत से कहा कि कामरान के साथ साथ अजलान भी हंस पड़ा। उसने अनजाने ही दिलचस्पी से उस नाजुक सी लड़की का, जो कहीं 3 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी। लाल रंग के खूबसूरत लिबास में उसका हुस्न दमक रहा था। पीछे खड़ी लड़कियों की भीड़ ने शायद उसके बाप के नाम की वजह से उसे आगे किया था। कामरान ने जैसे ही दूध का गिलास उठाना चाहा, अजला ने अचानक आगे बढ़कर वो गिलास पकड़ लिया। मेरा दोस्त यह दूध नहीं पिएगा। क्या पता तुमने इसमें जहर मिला रखा हो। दूध पीते ही यह बेहोश हो जाए। अभी अभी तो इस बेचारे की शादी हुई है। हम कैसे यकीन करें कि इसमें कुछ नहीं है? हम कैसे यकीन करें? तो मुस्कुरा कर रह गया था, लेकिन वो लड़की जैसे सने रह गई। पीछे खड़ी लड़कियां शोर मचाने लगी। बोलो, जवाब दो, कह दो। अगर इन्हें शक है तो यह खुद पीकर देख लें। वो कभी अजलान को देखती तो कभी बड़ी दिलचस्पी से उसे निहार रहा था, तो कभी पीछे से आती, आवाजें सुनती। अचानक वो बोली, छोड़िए, लाइए, मुझे दीजिए, मैं खुद ही पीकर बता देती हूँ कि इसमें कुछ नहीं है। उसने दूध का गिलास लेने को हाथ बढ़ाया तो अजलान की मुस्कान और भी गहरी हुई थी। खैर, उसने जेब से चेक बुक निकाली और सीधे 5 लाख का चेक काटकर उसकी ओर बढ़ा दिया।
चेक हाथ में लेते ही उसके चेहरे पर एक अनकही खुशी दौड़ गई थी, जिसे अजलान की अनुभवी निगाहों ने महसूस कर लिया था। वो जानता था उस लड़की ने जो कुछ भी पहना था उसकी कीमत लाखों में थी। यकीनन वो किसी अमीर खानदान से थी। कामरान ने अजलान की नजरों का पीछा करते हुए उसके कान में फुसफुस आया, भाई ध्यान रखना, यह तेरे दुश्मन की बेटी है। इधर के बारे में तो सोचना भी मत वरना खून खराबा हो जाएगा। कामरान की बात पर वो चौंका था। दूर जाती हुई मीरू पर उसने फिर से एक नजर डाली। वो अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाकर हंस रही थी। सारनी सहेलियों के साथ उसकी तारीफों में लगी थी और वो एक अदा से अपने बाल झटकते हुए अपनी जीत पर खुश हो रही थी। अजलान शाह ने इधर उधर देखा। कई सिक्योरिटी गार्ड्स बेहद गैर महसूस तरीके से मीरू पर नजर रखे हुए थे। उनकी बंदूकें सीधे अजलान की ओर थी। उसके वजूद में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। कामरान के कंधे पर हाथ रखते हुए वो खड़ा हो गया। मैं चलता हूं यार, रात ज्यादा हो गई है। वो तो वहां से चला गया, लेकिन अपना दिल वहीं छोड़ गया था। मीरू की हंसी, उसकी चहचहाट और उसकी मासूमियत भरी बातें, कुछ भी तो ऐसा नहीं था कि वो भुला सके। यही वजह थी कि कुछ रोज बाद जब वो कामरान से मिलने उसके डेरे पर गया, तो दरवाजे के बाहर खड़े रज्जाक खान की गाड़ी को देखकर वो चौंक उठा था। रज्जाक खान के घर से कौन आया है? उसने पूछा तो कामरान हैरान रह गया। अपने दुश्मन की गाड़ी देखकर कोई इतना खुश होता है क्या? उसने हंसते हुए कहा, वैसे बता दूं, उसकी बेटी मेरी बीवी की बहुत अच्छी दोस्त है और आज वह दोनों मिलकर किचन में कोई अजीब सी डिश बना रही हैं, इसीलिए वह सुबह से आई हुई है। रजाक खान वैसे तो अपनी बेटी के मामले पर किसी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन क्योंकि मेरी बीवी को वह बचपन से जानता है, इसीलिए उसकी बेटी को उसके साथ घुलने मिलने देता है, वरना तो वह सात पर्दों में रखता है अपनी बेटी को। इस वक्त भी देखो, पूरी 4 गाड़ियां लाइन में खड़ी हैं कि जरा सी चीख मीरू के लबों से निकले और यह सब कत्लेआम शुरू कर दें। कामरान हंसते हुए अंदर चला गया और चलान गहरी और हैरान निगाहों से गाड़ियों को देखते हुए अंदर आ गया। जमीन के मसले अब उसके हवाले कर दिए गए थे और उनकी पेचीदगियां देखकर वो हैरान था कि इतने झगड़ों के बीच उसके बाबा आखिर इतने समय तक गुजारा कैसे कर रहे थे। अब अजलान शाह के नाम पर सब लोग वाकिफ होने लगे थे। उसके अंदर का वो नादान लड़का ना जाने कहाँ खो गया था। अब जो नजर आता था वो था एक सख्त, मजबूत और समझदार अजलान शाह। लेकिन यहाँ आते ही उसकी सारी समझदारी जैसे हवा हो जाती थी। कामरान ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद कमरे में गायब हो गया। इस घर में अजलान का बचपन से आना जाना था। किसी भी कोने पर जाने पर उसे रोक टोक नहीं थी। वह जानबूझकर पानी के बहाने किचन की ओर बढ़ा था। दुपट्टा दाएं कंधे से निकालकर कमर से बांधे वो मोबाइल पर कुछ देखती हुई बनाने की कोशिश कर रही थी। एक नज़र मोबाइल पर डालती, फिर मसालों के डिब्बे में से कुछ निकालकर हांडी में डाल देती और तुरंत चम्मच चलाकर फिर से मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें गड़ा देती। वो यूट्यूब से देख देख कोई नई रेसिपी ट्राई कर रही थी। उसकी बालों की लटें उसके चेहरे पर झूल रही थी और सिहा रंग के खूबसूरत मगर महंगे लिबास में उसका पूरा अंदाज बहुत ही खास नजर आ रहा था। एक गिलास पानी मिलेगा? अजलान ने गला साफ करके कहा तो वह अचानक पलटी। मैं आपको कोई नौकरानी लगती हूं क्या? दिखाई नहीं दे रहा? मैं खाना बना रही हूं। एक तो उन मिनट भी इधर उधर नजर हुई तो सब कुछ जल जाएगा। इतनी मेहनत मेरी बेकार जाएगी। पहले इटालियन बनाना इतना क्यों नहीं खाते? वो चिढ़कर बोली और साथ ही अपने आंसू भी जब्त करने की कोशिश करने लगी। अजलान ने हैरानी से थोड़ा आगे बढ़कर पतीले में झांका और मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। पतीले में एक बड़ा सा अजीब सा मिश्रण बन चुका था, जिसे देखकर समझ नहीं आ रहा था वह क्या चीज है। पहली बार इटालियन बनाने के चक्कर में वह ना जाने क्या क्या बना बैठी थी। अजलान के होठों पर
खुद ब खुद एक हंसी दौड़ गई थी और उसे हंसता हुआ देखकर मीरू और भी चिढ़ गई। हंस क्यों रहे आप? क्या पहले कभी इटालियन नहीं खाया? शक्ल से तो इतने गरीब नहीं लगते आप। आप वही है ना जिनके बारे में बाबा जान कह रहे थे कि चालाक और मक्कार लोगों से दूर रहना चाहिए। और इस वक्त भी बाहर जो एक सिक्योरिटी गार्ड है ना, वे सिर्फ आप पर नजर रखने के लिए आया है। जरा बच कर रहिएगा आप। उसने तमतमाते हुए कहा। अजलान मुस्कुराया। अच्छा, तो मुझ पर नजर रखने के लिए क्यों? क्यों कहा आपके बाबा जान ने ऐसा? वो छाती पर हाथ बांधे हुए सेल्फ से टेक लगाकर खड़ा हो गया था। मीरू पूरे विश्वास से बोली, वो इसीलिए क्योंकि आप हमारे दुश्मन के बेटे हैं और आप किसी भी वक्त मेरी जान ले सकते हैं। और इसीलिए बाबा ने मुझे खास ताकीद की थी कि इस घर में जब भी आप नजर आए मैं फौरन उन्हें खबर दे दूं। उसने ऐसे बताया जैसे कोई बहुत बड़ी बहादुरी की बात की हो। अजलान फिर धीरे से मुस्कुराया। तो फिर खबर क्यों नहीं दे रही? मैं तो यहीं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, उसने शरारती लहजे में कहा। एक पल के लिए मीरू चुप हो गई थी। मैं क्यों उन्हें बताऊंगी? मुझे किसी को मारने का शौक थोड़ी है। वो जैसे झेप कर बोली और पलट गई। उसके गाल एक पल के लिए सुर्ख हो गए थे। अजलान ने देख लिया था। सिर्फ उसे ही मीरू की मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही थी, बल्कि वो भी अजलान की मौजूदगी से खुश थी। उसे ऐसे ही नहीं, उसे ऐसे नहीं, ऐसे पकाते हैं। मैं थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अजलान ने आगे बढ़कर पतीले में कुछ चीजें डाली। खाने का स्वाद एकदम बदल गया था और मीरू खुश हो गई। छोटी छोटी बातों के बीच अजलान ने मीरू की डिश को पूरा कर दिया था, ट्रे में सर्व करते हुए। जब उसने मीरू सी रोशनी, एक सुकून था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे काफी देर हो गई। उसने निकलना चाहा। मीरू की नजरें अचानक बेचैन हुई। दोबारा कब आएंगे? वो बेख्तियार पूछ बैठी। अजलान ने हैरानी से मुड़कर उसे देखा। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? उसने पूछा तो मीरू का सिर अनजाने में ही खामे हिल गया। फिर जैसे खुद ही शर्मिंदा हो गई। तुम्हारे बाबा जान को पता चल गया तो वो तुम्हें दोबारा कभी यहां आने नहीं देंगे। पता है ना तुम्हें? अजलान ने धीरे से कहा। अगले सी पल मीरू का मुस्कुराता चेहरा बुझ गया। वो खामोशी से पलट गई। किचन से निकलते वक्त उसने अजलान को देखा तक नहीं। मगर अजलान को क्या पता था कि इन दोनों का फासला बहुत जल्द खत्म होने वाला है। मोबाइल नंबरों के आदान प्रदान के बाद अब चाहे अजलान जितना भी व्यस्त होता, मीरू के एक मैसेज पर उसके खुद मुस्कुरा उठते थे। कामरान के घर मिलने का बहाना तो दोनों ढूंढ ही लेते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था रज्जाक खान की तेज निगाहें सब कुछ भांप चुकी थी और इसीलिए उन्होंने अचानक ही मीरू की शादी का फैसला कर लिया। वादा था कि अजरान मीरू से मिलने आएगा। वो कामरान के घर पहुंचा था, मगर मीरू वहां थी ही नहीं। मीरू क्यों नहीं आई कामरान? उसने बेचैनी से कामरान से पूछा था और कामरान ने गंभीरता से शादी का कार्ड अजलान के सामने रख दिया। यह रज्जाक खान के घर से आया है, पूरा प्रोटोकॉल के साथ। कई सिक्योरिटी गार्ड देने आए थे। इसे मीरू की शादी है और शादी के दिन तक अब वो हवेली से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। अजलान शाह ने हैरानी से कार्ड उठाया और नाम देखा। बारिश शाह मीरू का, जो कहीं बाहर से पढ़कर तो आया था। उसे वह कई बार बिजनेस सर्कल में देख चुका था। नफरत से उसने एक हाथ जोर से मेज पर मारा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। अगर वह अपने बाबा को बताता तो एक लंबी दुश्मनी का लेक्चर सुनना पड़ता। मगर अब उसे चैन नहीं मिल रहा था। वो मीरू को अपनाने का वादा कर चुका था और अपनी आंखों के सामने उसे किसी और का होते नहीं देख सकता था। अजलान शाह ने सख्ती से अपने होंठ भी लिए। मोबाइल पर तो वो लगातार मीरू से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ खामोशी थी। आखिरकार एक दिन मीरू ने उसकी कॉल उठा ही ली। क्यों कर रही हो यह सब? मीरू अपने बाबा को आखिर बता क्यों नहीं देती कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ मीरू। अपनी शादी को रोक दो। उनका इनकार उन्हें इनकार कर दो।
अपने बाबा को अजलान शाह ने बिना रुके कह डाला। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही। मैं अपने बाबा के सामने तुम्हारी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती अजलान, क्योंकि मुझे तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा तुम्हारी जान कीमती है। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती अजलान शाह। अगर बाबा को पता लग गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मीरू एक सिसकी भरती है। वो मरते दम तक हमारी शादी नहीं होने देंगे। तुम आखिर समझते क्यों नहीं? हमारा रिश्ता सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है। वह एक पल के लिए रुकी। अजलान जैसे थमसा गया। किस सूरत में उसका लहजा बेहद नरम था, जैसे उसे पता हो कि अब जो बात मीरू कहने वाली है वो उसके बस में नहीं। अगर तुम अपने बाबा को मना लो कि वो हवेली आकर मेरे बाबा से हाथ मिला ले तो शायद बाबा इस बरसों पुरानी दुश्मनी को खत्म करके मेरी और तुम्हारी शादी को मंजूर कर ले। मीरू ने बड़ी उम्मीद भरे लहजे में कहा था। अजलान के जैसे कान तक सुर्ख हो गए। क्यों? मैं अपने बाबा जान से क्यों कहूं कि वह तुम्हारे सामने जाकर झुक जाए? तुम्हारे बाबा जान अगर माफी नहीं मांग सकते तो दुश्मनी तो दोनों तरफ से है ना। वो कड़े लहजे में तेजी से बोला था। मीरू खामोश रह गई। उसका दिल आज पहली बार टूट गया था। अजलान पर जो भरोसा किया था वो किरची किरची हो गया था। उसे अपनी मोहब्बत से ज्यादा आज भी अपने बाप की झूठी अना और जिद की परवाह थी। उसने बेदर्दी से अपनी आंखों के आंसू साफ कर लिए थे। अगर तुम्हें अपनी जिद और अन्ना प्यारी है तो मैं भी अपने बाप की जिद को टूटने नहीं दूंगी अजलान शाह। पूरी जिंदगी तुम मेरे लिए तड़पते रहोगे और मैं तुम्हें हासिल नहीं हो पाऊंगी। एक इरादे के साथ सोचकर उसने बारिश खान से शादी करने का फैसला कर लिया था। चंद लम्हों तक उसकी भारी सांसों की आवाजें अजलान शाह को सुनाई देती रही और फिर आखिरकार उसने कॉल काट दी। आखिर तुम समझती क्या हो खुद को? तुमने भी अपने बाप की तरह मुझे इस्तेमाल किया है ना। मैं तो भूल ही गया था। आखिर तुम बेटी उसी की हो रज्जा खान की जिसे धोखाधड़ी में कमाल हासिल है। तो तुमने भी मुझे धोखा दिया। मेरी जिंदगी से निकल जाओ। तुम जैसी कई लड़कियां मेरे एक इशारे पर मेरी तरफ चली आएंगी। मोबाइल पर मैसेज टाइप करके उसने मीरू के नंबर पर भेजा और फिर गुस्से में मोबाइल उठाकर गुस्से से जमीन पर पटक दिया। दूसरी तरफ मीरू ने उसका मैसेज पढ़ा और आंख से टपकते आंसुओं को चुपचाप पोंछ लिया। वो गुस्से में मीरू को मैसेज टाइप तो कर चुका था, लेकिन अपने बेचैन दिल का क्या करता जो सिर्फ मीरू के नाम पर धड़क रहा था। जैसे जैसे साझी के दिन करीब आ रहे थे, अजलान को अपनी जान अपने शरीर से जुदा होती महसूस हो रही थी। और फिर वो हार गया, मीरू की मोहब्बत के सामने हार गया और उसने मीरू को दुनिया से छीन लेने का खुद से वादा कर लिया। यही वजह थी कि निकाह के ऐन रोज वो अपने गनमैनों की मौजूदगी में मीरू को वहां से उठाकर जबरदस्ती निकाह करके ले गया। मगर ये नहीं जानता था आगे उसके घर वाले उसके साथ क्या सलूक करेंगे। मीरू सामने बिस्तर पर लेटी गहरी नींद में जा चुकी थी, जबकि वह चुपचाप खिड़की पर खड़ा एकटक बाहर देखे जा रहा था। बाहर बरसती बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसके अंदर जज्बातों का तेज तूफान मचल रहा था। सामने बेड पर लेटी लड़की उसकी पत्नी थी। शादी की पहली रात थी और वह अपने जज्बातों को सुकून देना चाहता था। अपने दिल की बेचैनी मीरू की आगोश में शांत करीब आया था। उसके करीब बैठते हुए उसने हल्के से अपनी उंगलियों से उसके गालों पर आए बालों को पीछे किया था। नरम मुलायम गालों का स्पर्श उसके तन बदन में एक बिजली सी दौड़ा चुका था। अंगूठे से उसके नरम होठों को छूता हुआ वह एकदम बेचैन हुआ था कि तभी वह करवट लेकर सीधी हुई थी। गहरी सांसों के बीच ऊपर नीचे होती उसकी खूबसूरत धड़कनें अजलान के जज्बात को भड़काने के लिए काफी थी। ढीली ढाली टी शर्ट में मीरू के वजूद की खूबसूरती पूरी तरह उभर रही थी। शायद फ्रेश होने के बाद उसने शर्ट के अंदर कुछ पहना नहीं था। टी शर्ट थोड़ी सी ऊपर
हटने की वजह से उसके गहरी नाभि साफ दिख रही थी। अजलान का मन बेख्तियार हुआ था और धीरे से झुकते हुए अपने दहकते होठ मीरू की नाभि पर रखे थे और फिर धीरे धीरे ऊपर होता हुआ अब वो उसकी नरम धड़कनों तक पहुंच चुका था। दोनों हाथ उसके दाएं बाएं रखे वो उसके ऊपर हल्का सा झुका हुआ था और मीरू का वजूद उसके होठों से कुछ ही इंच के फासले पर था। अजलान के लव बुरी तरह कांपने लगे थे। इससे पहले कि वह अपने होठ उसकी मुलायम धड़कनों पर रखता, मीरू के कुछ बड़बड़ाने की आवाज उसके कानों में सुनाई दी थी। धीरे धीरे हिलते गुलाबी होठ अजलान का ध्यान अपनी ओर खींच चुके थे। मीरू अब और खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता। धीरे से बुदबुदाते हुए उसने झुककर अपने होठों से के नरम होठों को छुआ था और फिर वो जज्बात की रौ में बहकता चला गया। नरम स्पर्श धीरे धीरे शिद्दत पकड़ता चला गया। मीरू की सांस जैसे घुटने लगी थी, लेकिन अब वह होश में कहाँ था। पूरी तरह अपनी प्यास शांत करने के बाद वो उसे अलग हुआ था, जबकि मीरू की आंखों में आंसू थे। तो यह है तुम्हारी मोहब्बत, इसे मोहब्बत का नाम दूं या फिर हवस का? यही सब कुछ करने के लिए तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हो ना? अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तुम मुझे उंगली भी नहीं लगाते। और मुझे तुम पर यह भरोसा था कि तुम मेरी मर्जी के बगैर मेरे करीब नहीं आओगे, और शायद इसीलिए मैं इतनी बेफिक्री से लेट कर सो गई थी। लेकिन आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अजलान अजलान को गुस्सा आया था। उसने उसकी मोहब्बत को हवस का नाम जो दिया था। एक झटके से उसने मीरू को पैर से पकड़ कर खड़ा किया। मेरी मोहब्बत को गाली मत दो। जिंदगी पर खेलकर मैं तुम्हें अपना बनाकर लाया हूं और अब तुम मेरी बीवी हो। मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त तुमसे अपना हक हासिल कर सकता हूं, लेकिन अब नहीं। मैं तो इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहता था, तुम्हें प्यार से अपनी बाहों में समेट कर तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता था। गहरी सांस लेकर वो पलटा और जाकर सोफे पर लेट गया। रात कतरा कतरा भीगती रही और मीरू धीरे धीरे घुट्टी घुटी सिसकियों से रोती रही और आखिरकार सुबह हो गई। मीरू की आंख खुली तो खुद को एक अनजान बिस्तर पर पाकर वो बेख्तियार उठकर खड़ी हुई थी। छोटा सा कमरा था, लेकिन साफ अंदाज में सजा हुआ था। शायद अजलान के घर की सजावट उस बूढ़े चौकीदार ने खुद की थी। मीरू की नजर उस पर पड़ी जो बेखबर सोफे पर गहरी नींद सो रहा था। उसे चंद पल देखते रहने के बाद वो चुपचाप कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। चंद हफ्तों में ही वह अपनी उम्र से कितनी बड़ी और संजीदा हो गई थी। मैच्योरिटी इतनी जल्दी उसमें उतर आई थी वे कि खुद हैरान थी। छोटे से घर में सन्नाटा था। बाहर बरामदे के पार नजर आते आंगन में रात के बारिश के निशान साफ थे। आंगन धुलकर चमक उठा था। लालनी ईंटें नजर आ रही थी। किनारे पर रखे गमले और भी ज्यादा हरे भरे लगने लगे थे। धीरे से मेन गेट खोलते हुए मीरू बाहर निकल आई। कल रात रहस्यमय लगने वाले जंगल और पेड़ अब बेहद साफ सुथरे और सुकून दे लग रहे थे। मीरू को अजीब सा सुकून होने लगा। अचानक ही वह चौंकी। दूर से गाड़ियों की एक लंबी लाइन आती हुई नजर आ रही थी। खौफ की एक लहर मीरू के अंदर दौड़ गई। वो उल्टे कदमों अंदर भागी थी। अजलान अभी तक बेखबर सो रहा था। अजलान अजलान उठो, कोई आ रहा है। उसने बेखबर सोए अजलान को झंझोड़ा तो वो एकदम उठकर खड़ा हुआ। यहाँ कौन आएगा? इस घर का किसी को नहीं पता, मगर वो खुद बेखबर था। बाहर दरवाजे पर रुकती गाड़ियों के टायरों की आवाजों ने उसे बता दिया कि कोई तो था जो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचा था। यह सब कैसे मुमकिन है? उसने हैरानी से देखा और अगले ही पल उसके जहन में एक धमाका हुआ। ट्रैकर! ओ माय गॉड! मेरी इस गाड़ी में तो ट्रैकर लगा हुआ है। आज से पहले मैं यहाँ हमेशा अपनी छोटी गाड़ी में आता था और आज मैं बड़ी गाड़ी लेकर आ गया। लेकिन बाबा को यहाँ का पता चल गया। वो पछतावे से अपना माथा मसल रहा था। बाहर बूढ़ा चौकीदार उन लोगों को अंदर आने से रोक रहा था जिनके जूतों की धमक से मीरू का दिल सहम गया था।
अचानक ही अजरान ने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। बाहर मीरान शाह खड़े थे और उनके पीछे दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड। अपने बाप को देखकर अपने बाप को धोखा देकर कहाँ जाओगे अजलान, वो भी इस लड़की के खातिर? क्या तुम्हें पता नहीं था? क्या तुम पहुंचाने वाला मैं हूं? तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाने वाला मैं हूं। मीरान शाह ने तंजिया लहजे में कहा तो अजरान ने गहरी सांस भरते हुए जवाब दिया, जान, मैं पहले भी कह चुका हूं, बेशक आप मेरे बाप हैं, मेरे लिए हर रिश्ता अहम है, लेकिन लेकिन मैं मीरू से मोहब्बत करता हूं और मैंने उससे निकाह किया है। अब मैं जहां भी रहूंगा उसके साथ ही रहूंगा। अगर आप हमारे रिश्ते को कब्ल कर लेंगे तो मैं हवेली चलने को तैयार हूं। उसकी बात पर मीराइन शाह चंद लम्हे तक उसे देखते रहे और फिर अचानक ही फिजा में एक अजीब सी आवाज गूंजी। उससे क्या पूछते हो? क्या तुमने मुझसे पूछा है कि मैं अपनी बेटी को तो तुम्हारे साधने की इजाजत दूंगा भी या नहीं? अजलान के साथ साथ मीरू की आंखों में भी हैरत से फैल गई। दोनों ने ही मुड़कर उस दिशा में देखा था। मीरान शाह की गाड़ी के पीछे वाली गाड़ी से अब रज्जा खान बाहर आ रहे थे। यह हैरानी का वो झटका था जिसने अजलान और मीरू दोनों को गूंगा कर दिया। बाबा जान, आप मीरू के लबों से सरसराते हुए निकला। रजाक खान के माथे पर पट्टी बंदी थी। मीरू की आंखों में बेचैनी उतर आई। वो लपक कर 2 कदम आगे बढ़ी। अजलान पीछे रह गया। बाप सामने था। रज्जाक खान ने अपने बाजू फैला दियो और मीरू भागकर उनके सीने से लग जाना चाहती थी। यही तो वह चाहती थी, अपने बाप के पास लौट जाना चाहती थी। पीछे खड़े अजरान शाह के दिल को जैसे किसी मुट्ठी में जकड़ लिया। सारा खेल उसे बर्बाद होता नजर आ रहा था। मीरू उसके साथ नहीं बल्कि अपने बाप के पास लौट रही थी। तो क्या उसे अजलान से मोहब्बत थी ही नहीं? क्या यह सब झूठ था? आगे बढ़ती हुई मीरू के कदम अचानक जैसे थम से गए। नहीं बाबा, मैं आपसे मोहब्बत जरूर करती हूँ, लेकिन जो कुछ अब हो चुका है उसके बाद मैं वापस हवेली नहीं जा सकती। अब मैं अजलान की बीवी हूँ और सच्चाई यह है कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। काश आप मेरी मोहब्बत को समझ पाते और जल्दबाजी में बारिश के साथ मेरा निकाह ना रखते। पुरानी इस दुश्मनी ने आप लोगों को दिया ही किया है, सिवाय खून खराबे। मैं अजलान के साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप मुझे जिंदा रहने दें या मार दें। वो जो अजलान से 2 कदम आगे बढ़ी थी, 2 कदम वापस पीछे हटते हुए वापस अजलान के बराबर जाकर खड़ी हो गई थी। अजलान का सर जैसे फक्र से बुलंद हो गया। उसके दिल पर धरा भारी बोझ उतर गया था। अब बेशक सामने खड़े लोग उसे गोलियों से भून भी देते, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरू उसके साथ थी और उसकी मोहब्बत ने जैसे उसे एक बार फिर से जिंदा कर दिया था। उसने धीरे से साथ खड़ी अपनी बीवी का हाथ थाम लिया। मीरू ने मुड़कर उसे देखा और मुस्कुरा दी। वो दोनों ही अब एक साथ मरने के लिए तैयार हो चुके थे। सामने खड़े रज्जाक खान और मीरान शाह की आंखों में खून उतर आया। मीरान शाह ने अपनी गन का रुख अजलान शाह की तरफ कर दिया। उनकी आंखों में नमी उतर आई थी। जवान बेटा सामने खड़ा था, जिंदगी भर की जिसे वो अपने हाथों खत्म कर देना चाहते थे। उसे भी उसी दुश्मनी की भेंट चढ़ा देना चाहते थे जिसकी वजह उन्हें खुद नहीं मालूम थी। पीढ़ियों से चलती आ रही इस दुश्मनी ने पहले उनका आधा खानदान खा लिया था। उन्होंने एक नज़र अपने हरीफ को देखा और जेब में हाथ डालकर अपनी गन निकाल ली। इस बार उसका रुख मीरू की ओर था। मीरू ने सख्ती से अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूत से थाम लिया था। इस दुश्मनी का अंजाम यही तो होना था। वह दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे। और तभी मीरान शाह की आवाज गूंजी। वो जो कह रहे थे उसे सुनते ही अजलान को अपने कानों पर यकीन ना आया। उसने बेख्तियार निगाहें उठाकर अपने बाप को देखा, जो अपने हाथ में मौजूद पिस्तौल को नीचे फेंक कर अब रज्जाक खान के सामने खड़े थे। बरसों पुरानी दुश्मनी इस एक ड्रामाई सिचुएशन हो गई थी। इस नुक्त तक पहुंच चुकी है कि या तो तुम एक दूसरे की जान ले लें, तब भी हमारे बच्चे इस
दुश्मनी को निभा सकते थे। लेकिन अफसोस कि हमारे बच्चे तो एक दूसरे की मोहब्बत में डूब चुके हैं। यह दुश्मनी तो उसी रोज खत्म हो गई थी जब मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी से मोहब्बत की और जवाब में उसे भी मोहब्बत का पैगाम मिला। क्या मैं और तुम दो बूढ़े इस दुश्मनी को निभाने की ताकत रखते हैं? अजलान शाह सामने खड़ा था। रजाक खान चंद लम्हों के लिए साकी से हो गए और फिर अचानक उनके हाथ कांपने लगे। मीरू के सिवा उनकी कोई और औलाद नहीं थी। वो जानते थे अगर मीरू ही नहीं रही तो वो किसके बलबूते पर इस दुश्मनी को निभाएंगे। पिस्तौल उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। आसपास खड़े सारे ही लोग हक्का बक्का थे। सालों पुरानी जानी दुश्मनी एक दूसरे के सामने निहत्ते खड़े हो गए थे। उनकी औलादों ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि वह दुश्मनी की बजदोस्ती की तरफ बढ़ जाए। पहल मैं करता हूँ रज्जा खान, क्योंकि मैं लड़के का बाप हूँ। रिश्ता लेकर जाने में तो हमेशा लड़के वाले ही पहल करते हैं ना। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। सालों पुरानी दुश्मनी को भूल जाओ। अपनी बेटी के लिए मेरे बेटे का रिश्ता कबूल कर लो। उसे शान से मेरे बेटे के साथ रुखसत करो। मेरी कोई बेटी नहीं है, मैं उसे बेटी बनाकर रखूंगा। खत्म करो इस सालों पुरानी दुश्मनी को, जिसने हम लोगों को कुछ नहीं दिया सिवाय नफरत, तंगी और हर वक्त की परेशानी के। अगर मेरे पहल करने से तुम्हें खुशी मिलती है तो अपने बेटे की खुशी के लिए मैं यह भी करने को तैयार हूं। मिरान शाह ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सामने खड़े रज्जाक खान चौंक उठे थे। उन्होंने एक नजर खान चौंक उठे थे। उन्होंने एक नजर पीछे खड़ी मीरू पर डाली, जिसने मजबूती से अजलान शाह का बाजू थामे रखा था। उसके चेहरे पर एक इसरार था, जैसे कह रही हो, प्लीज बाबा मान जाइए, मैं अजलान के बगैर नहीं रह सकती। गहरी सांस लेते उन्होंने अपना हाथ मिरान शाह हाथ में थमा दिया। गर्मज जोशी से दोनों के हाथ मिलर खत्म नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अचानक ही एक दूसरे को गले लगा लिया था। खुशी के मारे मीरू की आंखों से आंसू आ गए और अजलान, वो तब तक बेयकीनी भरी निगाहों से यह मंजर देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी मोहब्बत जीत गई थी। सालों पुरानी दुश्मनी हार गई थी। रज्जा खान अपनी बेटी को वापस ले गए थे कि मैं अपने पूरे दिल के अरमान निकालते हुए अपनी बेटी को विदा करना चाहता हूँ। और सब लोगों ने खुशी से इस बात की हमें हालाई थी, सिवाय अजलान शाह के। मीरू से एक पल के लिए भी दूरी उसे गवारा नहीं थी, लेकिन मजबूरन उसे 1 महीने की सहनी पड़ी। और सिर्फ 1 महीने बाद ही शानदार रुखसती के बाद वो उसके कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। कमरे में दाखिल होते ही उसके कदमों की आहट सुनते ही मीरू ने अपना सर झुका लिया। शुक्र है कि आज सफेद रंग का जोड़ा नहीं पहना तुमने। सच बताऊं तो सफेद जोड़े में दुल्हन मैंने पहली बार देखी थी, और सुरोज तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। शरारत से कहते हुए वो उसके सामने बैठा तो वह एकदम शर्म से लाल पड़ती हुई मीरू अपने लब दबाने लगी। यह रंग तुम पर गजब ढा रहा है। आज लग रहा है ना कि तुम अजलान शाह की दुल्हन हो। आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया। हाथ बढ़ाकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसने मोहब्बत से कहा था, और हाँ, उस रात के लिए तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था, लेकिन अपनी मोहब्बत को सामने देखकर मैं कुछ पल के लिए बहक गया था। मुझे माफ कर दो। वो आंखों में ढेर सारी चाहत समेटे उससे माफी मांग रहा था। तुम बहक गए थे। कितनी आसानी से तुमने यह सब कह दिया, और मैं जो पूरी रात तड़पती रही उसका क्या? अपनी चूड़ियों से खेलती हुई मीरू ने मुंह फुलाकर कहा था। मतलब अजलान बुरी तरह चौंका था। तुम तो गुस्सा होकर सोफे पर जाकर सो गए थे। बल्कि बल्कि तुम्हें तो गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन वो गुस्सा तुम मुझ पर करते और पूरे हक से मेरे करीब आते, अपने होठों से मेरे आंसू चुन लेते, अपनी नरम छुवन से मेरे वजूद को सुकून देते। मैं भी तो यही चाहती थी, लेकिन मुझे रुला कर तुम सोफे पर जाकर लेट गए थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और अजलान तो आंखें फाड़े मीरू को यह सब बातें कहते सुन रहा था। यानी उस रात आग दोनों तरफ लगी थी। वो तो बस उसके करीब गया था,
तो कुछ देर के लिए मीरू का रिएक्शन गुस्से वाला हो गया था, लेकिन वे भी अजलान की बाहों में समाना चाहती थी। पर अब जब यह राज अजलान पर खुला तो वो तहका लगाकर हंस पड़ा था। तो आज की रात हम अपनी जान की सारी हसरतें पूरी कर देंगे। बताओ कहाँ कहाँ सुकून चाहिए तुम्हें? वो उसके नरम गालों को छू कर बोला था। यहाँ पर वो उसकी उंगलियां धीरे से उसके होठों पर लाया था, या फिर यहाँ पर मीरू के पूरे वजूद में सरसराहट दौड़ने लगी थी, या फिर यहाँ अजलान की उंगलियां अब उसकी गर्दन की ओर बढ़ने लगी थी, या फिर यहाँ अब जैसे जैसे अजलान की नरम धड़कनों की ओर बढ़ी थी, या फिर यहाँ जैसे जैसे अजलान के हाथ नीचे की मुश्किल हो गया था और वो तड़पते हुए अजलान की मजबूत सीने में अपना सर छुपा गई, और अजलान ने उस नाजुक सी लड़की को अपनी बाहों में समेट लिया था। और जैसे ही उसने उसकी डोरियों को खोला वो अचानक सर उठाकर बोली, आज तो अलमारी में मेरे लिए कपड़े मौजूद है ना, या फिर आज भी मुझे वो ढीली ढाली टी शर्ट पहनकर गुजारा करना पड़ेगा? उसने अचानक पूछा तो अजलान एक पल के लिए हैरान हुआ और फिर जोर से के लगाकर हंस पड़ा था। अरे नहीं भाई, अब तो सारा इंतजाम करके लाया हूँ। जरूरत की हर चीज मौजूद है, जो हुक्म करोगी उसी वक्त हाजिर कर दूंगा। आखिर को मैं तुम्हारा गुलाम जो ठहरा। सीने पर हाथ रखते हुए वो थोड़ा सा आगे की ओर झुका तो मीरू के लबों पर एक खूबसूरत मुस्कान बिखर गई। मोहब्बतों की तकमील का यह मंजर बेहद खूबसूरत था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी।